गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं बी.एड राजपूत सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा दोस्तों, और आप एक कर्तव्य का निर्वहन कीजिएगा कि अपने जितने भी मित्र हैं उन सबको बता दीजिएगा कि सर प्रातः 8 बजे और सायंकाल 8 बजे रोज लाइव आते हैं, इसलिए अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। साथियों, जैसा कि मैंने कल रीजनिंग में आपको गणित कंप्लीट करवा दी थी, आज हम कैलेंडर सेकंड यूनिट रीजनिंग में लेते हैं और जिसका नाम रहता है कैलेंडर। आइए आज से हम कैलेंडर की शुरुआत करना चाहते हैं। यदि सभी विद्यार्थी जुड़ गए हों और अपना टाइम भी हो चुका है, मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि पेन और कॉपी लेकर साथ लेकर बैठें। कहीं कोई बात ऐसी लिखने की आए तो उसको जरूर लिखें, नोट्स बनाएं। अपनी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उसी विश्वास के साथ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, और आप भी मेहनत कर रहे होंगे घर पे, ये मुझे यकीन है। आपकी मेहनत पे पूरा भरोसा है। आइए दोस्तों, मैं बिना किसी वार्तालाप के, बिना किसी भूमिका के अपने टॉपिक की शुरुआत करना चाहता हूँ। कैलेंडर। आज का इस चैप्टर का, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है उसका नाम है कैलेंडर। आइए दोस्तों, कैलेंडर के बारे में आप क्या जानते हो। जैसे मैं आपसे नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछूं, मैंने यहाँ लिख दिया कैलेंडर, तो कैलेंडर के बारे में आपके मन में एक बात आएगी कि कैलेंडर क्या है, कैसे बनाया गया। खैर जो भी है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ। जैसे हम नॉर्मली चर्चा करते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो निश्चित स्वाभाविक हमारे मन में भी एक बात आएगी कि सर हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। एक क्वेश्चन आपके जहन में, आपके दिमाग में निश्चित बनेगा कि सर हमारा राष्ट्रीय जब कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, और वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर भी यही है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर और हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। इस कैलेंडर का निर्माण किसने किया था दोस्तों, नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, ग्रेगोरी ने किया था। ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, इस कैलेंडर का निर्माण ग्रेगोरी ने किया था। ये ग्रेगोरी कहाँ का निवासी था, रोम देश का, भारत का नहीं था, ये रोम देश का था। और रोम देश का क्या था, 13वां पोप था। पोप जानते हो आप, चर्चों में जो पुजारी होते हैं उनको पोप बोलते हैं। तो कौन से नंबर का था दोस्तों, 13वें नंबर का था। ये कहाँ का निर्माण, इसका निर्माण किसने किया, ये जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है इसका निर्माण किसने किया था, ग्रेगोरी ने किया था। ये ग्रेगोरी कहाँ का निवासी था, रोम देश का, और ये भी कौन सा पोप था, 13वें नंबर का पोप था। आप लोग ये सोच रहे होंगे सर ये रोम देश का था, ग्रेगोरी यहाँ का इसका निर्माण करता नहीं था, सॉरी ये भारत का इसका निर्माण करता नहीं था, रोम देश में इसका निर्माण हुआ, और उस व्यक्ति का नाम क्या था, ग्रेगोरी था। तो इसको भारत में क्यों लेके आए गए, क्यों लाया गया इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को, किसके कहने पर लाया गया, क्या लॉजिक है इसके पीछे। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसको भारत में लाने के प्रति क्या कारण रहा होगा। ये बात की बात है कि भारत में क्यों लाया गया, भारत में कब लाया गया और क्यों लाया गया, उसके पीछे एक लॉजिक है दोस्तों। ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना, ये पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित है। इसमें जो भी रीजन लिए गए ना वो सब साइंटिफिक वैल्यू है। इसमें जो आंकड़े लिए गए ना, इस कैलेंडर का जब निर्माण किया था ग्रेगोरी और उसकी पूरी टीम ने, तो इसमें जो आंकड़े लिए गए थे वो पूरे आंकड़े साइंटिफिक वैल्यू है, उनमें सब में वैज्ञानिक कारण है। इसलिए इस कैलेंडर को भारत में अपनाया गया। भारत में कब अपनाया आप लोग सोच रहे होंगे, इन सभी की चर्चा करेंगे, लेकिन हम थोड़ा श्रृंखला से पढ़ना चाहते हैं। आइए दोस्तों, मैंने जो अभी आपको बात बताई उनके रिवीजन करवाता हूँ आपको। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर, इस कैलेंडर का निर्माण ग्रेगोरी ने किया था।
ग्रिगोरी रोम देश का 13वें नंबर का पोप था। ये जो बात मैंने बताई है इससे रिलेटेड आज तक कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा। पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला जो मैं आपके सामने यहाँ लिखा हूँ, कितना भी घुमाकर क्वेश्चन पूछे आपका जवाब चेंज नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने बेसिक नॉलेज आप लोगों को दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे रखा हूँ। कोशिश करना अपनी बात को समझने की। देखो कैसे, जब ग्रिगोरी और उसकी पूरी टीम ने इस कैलेंडर का निर्माण किया था तो कैलेंडर का प्रथम दिन, कैलेंडर का प्रथम दिन माना था दोस्तों 1 जनवरी सन 1 को कौन सा बार माना। आइए दोस्तों, सवाल मेरा यह है, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कैलेंडर का प्रथम दिन, तो दोस्तों क्या तारीख मानी थी ग्रिगोरी और उसकी पूरी टीम ने? तारीख मानी थी 1, महीना माना था जनवरी का, और सन भी कौन सी मानी थी? 1 को कौन सा बार माना, बार कौन सा माना था उन्होंने, ये मुझे बताना है। ऑप्शन आपके सामने मैं यहाँ रख रहा हूँ, रविवार, बी ऑप्शन में सोमवार, सी ऑप्शन में बुधवार, और डी ऑप्शन में मैंने यहाँ रख दिया बृहस्पतिवार। अच्छा, बृहस्पतिवार की जगह पे गुरुवार आ जाए बात एक ही है, या फिर वीरवार आ जाए तो बात एक ही है। आप लोग इसमें से एक बात ध्यान रखना, कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन कितना भी घुमाकर क्वेश्चन पूछे आपका जवाब क्या होगा ये सुन लो आप। कैलेंडर का प्रथम दिन सोमवार, आप जवाब किस में दोगे? सोमवार। यदि आपसे पूछ ले कि 1 जनवरी सन 1 को कौन सा बार था, तो भी आपका जवाब क्या होगा? सोमवार। ध्यान रखना, यही सवाल अब तक जो मैंने पढ़ाया इसमें से पहला क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा था। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कैलेंडर का पहला दिन, तो आपका जवाब क्या होगा? सोमवार। यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 जनवरी सन 1 को कौन सा बार है? सोमवार। ग्रिगोरी ने कैलेंडर का पहला दिन किस बार को माना? सोमवार। आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। चलो ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई, ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। जब इस कैलेंडर का निर्माण किया गया था ग्रिगोरी ने, तो ये तो रोम देश का था, भारत में इसको कब अपनाया? तो आपके पास जवाब होना चाहिए 22 मार्च 1957। ये तो मैंने बता दिया कि कब अपनाया भारत में, क्यों अपनाया ये भी बात मैं आपको बताऊंगा। 22 मार्च 1957 को, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतलब क्या बोलूंगा मैं, 22 मार्च 1957 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विशेष आग्रह पर भारत सरकार ने इस ग्रिगोरियन कैलेंडर को हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित कर दिया। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कब बना? ये ग्रिगोरियन कैलेंडर 22 मार्च 1957। याद रखना दोस्तों। खैर इसमें से भी क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं आगे बढ़ता हूँ इसी बात को लेकर। अभी तक जो बात मैंने समझाई है इससे रिलेटेड एग्जाम में केवल एक ही क्वेश्चन पूछा है। कैलेंडर का प्रथम दिन, आंसर आएगा सोमवार। 1 जनवरी सन 1 को कौन सा बार? सोमवार। ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रथम दिन सोमवार। और मैंने आपको बताया कि ये जो कैलेंडर है ग्रिगोरियन कैलेंडर, ये तो रोम देश का है। भारत में इसको कब अपनाया? तो आपका जवाब क्या आता है दोस्तों? 22 मार्च 1957 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विशेष आग्रह पर भारत सरकार ने ग्रिगोरियन कैलेंडर को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित कर दिया। और इसी दिन, याद रखना, इसी दिन मतलब 22 मार्च 1957 को हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर तो आपको पता ही लग गया कौन सा है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। और इसी दिन 22 मार्च 1957 को हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा? साके संवत घोषित कर दिया। आइए दोस्तों, मैंने क्या कहा कि ये सारी बातें जब हमारा राष्ट्र का कैलेंडर है तो बेसिक नॉलेज तो रखनी है आपको। इसलिए नहीं कि एग्जाम में पूछा जाता है हमारा राष्ट्र का कैलेंडर है, हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, हमारा राष्ट्रीय खेल यदि कोई है, यदि हमारा राष्ट्रीय पशु कोई है, तो उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए।
बाकी एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है अभी तक जो पूछा है वो केवल इसके बारे में पूछा है, ये भी बात मैंने आपको बता दी। दोस्तों दोबारा से जुड़ना इस बात तक, 22 मार्च 1957 को हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया, ग्रेगोरियन कैलेंडर, और इसी दिन राष्ट्रीय पंचांग कौन सा, साके संवत घोषित किया। आइए मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। प्यारे साथियों, आप लोगों को एक क्वेश्चन इसमें से निश्चित पूछा जाता है। किसमें से पूछा जाता है ये याद रखना। मैं पहले रिलेशन बता देता हूं आपको, उसके बाद में फिर मैं क्वेश्चनों का अभ्यास करवाऊंगा आपको। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहां लिखा साके संवत, और बीच में लिख दिया मैंने ग्रेगोरियन कैलेंडर, और इसके बाद में लिख दिया मैंने विक्रम संवत। इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, इन तीनों का रिलेशन यदि आप समझ गए तो एक क्वेश्चन आपका इसमें से भी बहुत प्यारा बनता है। दोस्तों याद रखना, ग्रेगोरियन कैलेंडर और विक्रम संवत में कितने साल का अंतर है, ये अंतर है दोस्तों 57 वर्ष का अंतर है इन दोनों में। ग्रेगोरियन कैलेंडर और विक्रम संवत में 57 वर्ष का अंतर है, और साके संवत और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर में 78 वर्ष का अंतर है, 78 वर्ष, और साके संवत में और विक्रम संवत में 135 वर्ष का अंतर है। दोबारा से मैं रिपीट करना चाहता हूं, साके संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर में 78 वर्ष का अंतर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर और विक्रम संवत में 57 वर्ष का अंतर है। दोस्तों साके संवत और विक्रम संवत में 135 कैसे आया, 78 और 57 दोनों जोड़ लो भाई, इन दोनों का अंतर कोई तो रिप्रेजेंट करेगा, क्या हो जाएगा 8 7 15 7 5 12 रहते हैं। अब बात ये आ रही है कि जो पहले आ रहा है, यदि मैं पीछे से आगे बढ़ूंगा तो मुझे जोड़ना है, कहने का मतलब क्या हुआ, और यदि मैं पीछे आता हूं तो घटाना है, कहने का मतलब क्या हुआ, साके संवत से मैं ग्रेगोरियन कैलेंडर पे जाता हूं तो मुझे 78 जोड़ना है, ग्रेगोरियन कैलेंडर से यदि मैं विक्रम संवत में जाता हूं तो मुझे 57 जोड़ना है, बट यदि मैं विक्रम संवत से ग्रेगोरियन कैलेंडर पे आता हूं तो मुझे 57 घटाना है, ग्रेगोरियन कैलेंडर से मैं साके संवत पे आता हूं तो मुझे 78 घटाना है, यदि मैं साके संवत से विक्रम संवत जाता हूं दोस्तों तो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा 135, आगे बढ़ता हूं तो जोड़ना पड़ेगा और पीछे आता हूं तो घटाना पड़ेगा। यदि विक्रम संवत से मैं साके संवत पे आता हूं दोस्तों, विक्रम संवत से साके संवत में मुझे आना है दोस्तों, पीछे आना है तो आप लोग समझ गए होंगे, पीछे आना है तो क्या करते हैं, घटाते हैं, कितना घटाएंगे 135। क्वेश्चनों का अभ्यास कर लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन मैं यहीं पे लिखता हूं आपके सामने। यदि दोस्तों मैं अभी बात करूं कि इस समय कौन सी सन चल रही है, 2020, ये 2020 चल रही है इस समय। अच्छा 2020 है तो आप ये बताओ सन 2020 सन यदि आ गया तो कौन सी की बात है, ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान समय में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है तो आपका जवाब क्या होगा। अब आप भी बोलो, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर को विक्रम संवत में चेंज करना, कितना जोड़ दो 57, तो 2020 में 57 जोड़ दो, ये 7 5 और 2 7 2077। और दोस्तों आप घर पे भी चर्चा करना, आपके दादाजी इस बात को इतने ढंग से बता देंगे, शायद 2020 का मालूम हो ना हो, ये संवत का मालूम जरूर होता है उनको, ये संवत जरूर बता देंगे। और पंडित जी जब भी मंत्रोच्चार करते हैं घर पे, कोई पूजन पाठ यदि आप करवाते हैं
तो वो सन भी बोलते हैं, तारीख भी बार भी बोलते हैं और विक्रम संवत का भी उच्चारण करते हैं। आप कभी गौर करना, आपके घर पे कभी पूजा पाठ हो तो उस बात पर गौर करना, पंडित जी जब मंत्रोच्चार करते हैं तो सन तो बोलते ही है, आज की तारीख भी बोलता है, बार भी बोलता है, लेकिन विक्रम संवत को जरूर बोलता है। ये 2077 चल रहा है दोस्तों। वर्तमान समय में जो विक्रम संवत चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? 2077। यदि मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि इस समय साके संवत कौन सा चल रहा है, अब साके संवत को निकालने के दो तरीके हैं। कैसे निकालोगे? 2020 में से ग्रेगोरियन कैलेंडर पे से साके संवत पे जाना है तो मैं 78 माइनस करूंगा, 2020 में से घटाना पड़ेगा तो 78 घटाऊंगा। और यदि विक्रम संवत पे से साके संवत पे आना है तो मैं 135 घटाऊंगा। एजुबिस जैसा आप लोग चाहो वैसा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2020 में से यदि मैं यहाँ से साके संवत का होगा तो मुझे 78 घटाना पड़ेगा। घटाया क्यों? आपके मन में आएगा सर हम पीछे चल रहे हैं। दोस्तों हम पीछे चल रहे, आगे चलते तो जोड़ते। आइए दोस्तों, ये कितना बचेगा? 2, ये 4 और ये 1942। यदि कोई आपसे ये पूछे कि वर्तमान समय में कौन सा साके चल रहा है तो 1942। यदि आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान समय में विक्रम संवत कौन सा है, 2077। वर्तमान समय में कौन सी सन चल रही है, ग्रेगोरियन कैलेंडर की कौन सी सन है, तो आप लोग बोलोगे 2020। अब कोई सा भी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस के रूप में लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन मैंने ये पूछ लिया सन 2005 को, या फिर मैंने ये लिख दिया विक्रम संवत 2050 को। ग्रेगोरियन कैलेंडर की सन में चेंज करो, और सन भी नहीं पूछ रही तो मैंने पूछ लिया साके संवत में चेंज करो। अब आप सभी विद्यार्थी गौर करना दोस्तों, ये मुझे दे रखा विक्रम संवत, साके संवत में चेंज करना है। विक्रम संवत पे से साके संवत पे आना है, पीछे आना पहली बात तो, इसलिए लेस करना है। कितना लेस करना है? 135। ये 135 घटा दीजिएगा दोस्तों, ये आपके बचेगा 5, ये 1, ये 9, ये 1915 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसमें मैं एक मोस्ट क्वेश्चन आपको लिख रहा हूं, ये मोस्ट क्वेश्चन आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2007 में जीके में क्वेश्चन पूछा है, रीजनिंग का, लेकिन जीके में ये क्वेश्चन पूछा था। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2007 के पेपर में ये सवाल क्वेश्चन पूछा था। सवाल का गौर करना, बड़ा मजा आने वाला है आपको, बहुत ही प्यारा सवाल है और आपकी जीके का भी आकलन हो जाएगा आपको और रीजनिंग का भी पता लग जाएगा। आइए दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि क्वेश्चन क्या था, जवाब आपको देना है। कमेंट्स में मैं 2 मिनट इंतजार करूंगा कितने लोगों का सही जवाब आता है। देखो सवाल ये था, मैं नहीं बना रहा हूं, ये आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2007 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 56 अकाल किस सन में पड़ा था? ऑप्शन और दे देता हूं आपको, 1856, 1956, 1899, 1756। जल्दी यदि कोई जानता है आप में से तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं। मैंने क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन में चेंजेस हो सकता है, मुझे कंफर्म याद नहीं है, बट एक आंसर वाला ऑप्शन तो था उसमें, और 2 ऑप्शन का तो मुझे कंफर्म है, 2 ऑप्शन मैंने मेरी तरफ से लिखे हैं। आप लोग जवाब दीजिएगा एक बार कमेंट्स में, जरूर मुझे बताएं कि आपकी तरफ से आंसर क्या है, फिर मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा। बताइएगा दोस्तों, जल्दी कमेंट्स में लिखे, मैं देख रहा हूं। जी जी, मजा आ गया, शाबाश, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। और कुछ विद्यार्थी तो डायरेक्टली गलत आंसर दे रहे हैं दोस्तों, यूं कह रहे हैं 1956। अरे उनको 56 सुनते कल 56 का ध्यान रखा है। चलो आइए मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? 56, बस इसी जगह पे जाकर लड़के का दिमाग खराब। 56 काल, नाम तो 56 के अकॉर्डिंग ही है, इसको तो कभी सोचेगा ही नहीं, इनमें से कोई
दिशा है, सबसे पहले इस पे क्रॉस लगाएगा, जबकि गलत है दोस्तों, यही आंसर है। सर ये कैसे पॉसिबल हुआ? नाम तो छप्पनिया, बिल्कुल छप्पनिया है, और छप्पन के नाम से ही पड़ा है दोस्तों। ये जो छप्पनिया काल है ये विक्रम संवत 1956 को पड़ा था, बहुत फेमस था, बहुत ही, जैसे इस समय पे अभी इसको सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा, कोरोना वायरस को सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। अभी ऐसा कभी आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। इसी प्रकार से छप्पनिया काल बहुत भयंकर अकाल पड़ा था उस समय, खाने पीने को लोग तरस रहे थे, इतना खतरनाक अकाल था। नाम था छप्पनिया काल। किसके अकॉर्डिंग पड़ा? विक्रम संवत। ये 56 के अकॉर्डिंग ही पड़ा, लेकिन सवाल क्या पूछा है, किस सन में पड़ा? ग्रेगोरियन कैलेंडर की सन में बताना मुझे। ये जो दे रखा है 56 या 1956 राइट आंसर है। कब? जब ये सवाल पूछा जाता 56 अकाल किस विक्रम संवत में पड़ा, तब आपका जवाब 1956 होता दोस्तों। अब तो मुझे सन में चेंज करना है, कीजिए ना। मैंने आपको बताया विक्रम संवत को ग्रेगोरियन कैलेंडर में बदलने के लिए पहली बात तो पीछे आ रहे हैं, कितने पीछे आएंगे? 57, तो ये घटा दीजिएगा 57, घटाइएगा दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा 1899 और 100% राइट आंसर। अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा 56 अकाल किस सन में पड़ा था, ये नहीं पूछेगा, अब पूछेगा 56 अकाल किस साके संवत में पड़ा था। विक्रम संवत का इसलिए नहीं पूछ सकता, सबका ही सही होगा, गलत किसी का हो नहीं सकता। सन का पूछ लिया, अब आपसे पूछेगा किस साके संवत में पड़ा था। दोस्तों आपको पता है 1956 तो विक्रम संवत है। अब विक्रम संवत को साके संवत में चेंज करने के लिए 135 घटा देंगे, ये 1821 साके में पड़ा था 56 काल। आइए दोस्तों इन सब बातों को आगे बढ़ाते हैं। मैंने बिल्कुल नॉर्मल सी बातों के बारे में भी चर्चा किया है, मैं आगे बढ़ता हूँ। लीजिएगा दोस्तों, इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी इन तीनों के बारे में संबंध पढ़ा, ग्रेगोरियन कैलेंडर, विक्रम संवत और साके संवत, इन तीनों में क्या रिलेशन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये जो मैंने अभी बताया ये समझ में आया होगा। और लास्ट का जो क्वेश्चन है ये मोस्ट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2007 में यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। एक बार सभी विद्यार्थी याद कर लो 56 अकाल किस सन में पड़ा था। तो 56 अकाल दोस्तों विक्रम संवत 1956 में पड़ा था, लेकिन यदि सन पूछे तो 1899 में पड़ा था। आइए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इस कैलेंडर को भारत में कब अपनाया? 22 मार्च 1957 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विशेष आग्रह पर इसको भारत सरकार ने मान्यता दे दी थी। इसी दिन का मतलब समझ ही गए होंगे, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग साके संवत को भी मान्यता मिल गई थी। दोस्तों इसको राष्ट्रीय कैलेंडर क्यों घोषित किया? तो मैंने आपको पहले बोला था इसमें प्रत्येक जो बात है वो सब साइंटिफिक रीजन है। कैसे है देखना साहब, कैसे है ये बात बताना चाहता हूं। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस कैलेंडर का निर्माण कैसे हुआ। किया मैंने नहीं है, मैंने केवल पढ़ा है कि इस कैलेंडर का निर्माण कैसे हुआ। आप लोगों को समझा रहा हूं। किया तो रोम देश के ग्रेगोरी ने था। इस कैलेंडर का निर्माण दोस्तों पृथ्वी की गति के आधार पर किया गया। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है दोस्तों, एक करती है घूर्णन गति और एक करती है परिक्रमण गति। अब घूर्णन गति किसे कहते हैं, परिक्रमण गति किसे कहते हैं? अब देखो हम रीजनिंग में पढ़ते पढ़ते ज्योग्राफी पा गए, खैर कोई नहीं, लेकिन नॉलेज है दोस्तों, लीजिएगा, बड़ा मजा आने वाला है आपको। कभी 5 आदमियों में चर्चा करने का मौका मिले तो बहुत प्यारी चीज आप लोग सीख रहे हो। कैलेंडर का निर्माण कौन से कैलेंडर का? ग्रेगोरियन कैलेंडर, हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर की बात मैं कर रहा हूँ। इस कैलेंडर का निर्माण पृथ्वी की गति के आधार पर किया गया। पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है प्यारे दोस्तों, एक करती है घूर्णन गति, एक करती है परिक्रमण गति। घूर्णन गति किसे कहते हैं? जैसे माना कि ये पृथ्वी है, आप सभी जानते होंगे अक्षांश देशांतर, खूब अच्छे से पढ़ रखा है आप लोगों ने, कोई आपको बताने की जरूरत नहीं। दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पे, पृथ्वी अपनी धुरी पे चारों ओर जो घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पे अपनी धुरी पे चारों ओर जो घूमती है, इस अपने अक्ष पे चारों ओर जो घूमती है, इसी गति का नाम क्या रखा गया है? घूर्णन गति। दोबारा बोल रहा हूँ, पृथ्वी अपने अक्ष पे अपनी धुरी पे चारों ओर जो घूमती है,
पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक तो अपनी धुरी पे घूमती है चारों ओर, उसका नाम है घूर्णन गति, और एक होता है पृथ्वी, ये मैंने ये लिखा, ए यानी अर्थ यानी पृथ्वी, और एस यानी सन यानी सूर्य। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, इस गति का नाम है परिक्रमण गति। परि यानी चारों ओर, क्रमण यानी चक्कर लगाना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, इस गति का नाम है परिक्रमण गति। और घूर्णन गति, पृथ्वी अपने अक्ष पे, अपनी धुरी पे चारों ओर जो घूमती है, उसको घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन का जो समय है, ये घूर्णन का समय मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों। घूर्णन का समय 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड का होता है। दोबारा सुने, घूर्णन का जो समय है वो 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड का है, जिसको ग्रिगोरी और उसकी पूरी टीम ने लगभग में क्या नाम डाला, 24 घंटे। दोस्तों आप भी जानते होंगे, ये इतना एक्यूरेट सटीक आंसर आपको केवल ज्योग्राफी की बुक में मिल सकता है, या रीजनिंग की एक बुक आती है मास्टर रीजनिंग, नाम ही उसका मास्टर रीजनिंग है, मास्टरों के लिए वो। आप लोग तो केवल इतना याद रख लो कि पृथ्वी की जो गति होती है घूर्णन गति, पृथ्वी सूर्य अपने अक्ष पे घूमने में जो समय लगाती है उसको 24 घंटे मान लो आप। एक्यूरेट तो ये है, यदि आपने किसी के सामने ये बोल दिया तो बहुत मजे आ जाएंगे उसको सुनने वाले को और सुनाने वाले को। लगभग में क्या माना दोस्तों, 24 घंटे, और इसका नाम रखा एक दिन। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने में जो समय लेती है उसको लगभग 24 घंटे माना, और उसका नाम क्या रखा, एक दिन। परिक्रमण का जो समय है, परिक्रमण का समय पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेती है दोस्तों, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड। दोबारा सुन लो सभी, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड। ये वही विद्यार्थी बता सकता है जिसकी ज्योग्राफी रही है, या फिर जिसने मास्टर रीजनिंग पढ़ी है। रीजनिंग की मोटी रामायण के बराबर एक बुक आती है जिसका नाम होता है मास्टर रीजनिंग, उसमें लिखा हुआ है परिक्रमण का जो समय है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड, जिसको ग्रिगोरी और उसकी पूरी टीम ने लगभग में क्या माना, 365 दिन और 6 घंटे। ये 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड को लगभग में क्या नाम दे दिया, 6 घंटे, और इसका नाम क्या रखा उन्होंने, सौर वर्ष। इसका नाम क्या रखा, सौर वर्ष। इसका नाम क्या रखा, एक दिन, और इसका नाम क्या रखा, सौर वर्ष। यही क्वेश्चन आपके ग्रुप डी 2014 वाले पेपर में क्वेश्चन पूछा था। यही क्वेश्चन कैसे था, क्वेश्चन की शुरुआत में करना चाहता हूं, आप लोग दोनों बातों को एक बार बोल दीजिएगा। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर का जो निर्माण किया दोस्तों, ये पृथ्वी की गति के आधार पर किया गया, और पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, नंबर 1 घूर्णन गति, नंबर 2 परिक्रमण गति। घूर्णन गति किसे कहते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पे चारों ओर जो घूमती है उसको पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं, और घूर्णन का जो समय होता है 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड का होता है, जिसको लगभग क्या माना 24 घंटे, और इसका नाम क्या रखा, एक दिन। परिक्रमण का जो समय होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड का होता है, जिसको लगभग क्या माना 365 दिन और 6 घंटे, और इसका नाम क्या रखा दोस्तों, सौर वर्ष। दोस्तों यही क्वेश्चन ग्रुप डी 2014 में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं, सौर वर्ष का समय कितना है। सौर वर्ष का समय कितना है, ऑप्शन दे रहा हूं। ए ऑप्शन में था 365, बी ऑप्शन में 366, सी ऑप्शन में 365 दिन 6 घंटे, डी ऑप्शन में 366 दिन और 6 घंटे। दोस्तों क्लिक कीजिएगा आप सभी, उत्तर आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी कमेंट्स करें किस किस विद्यार्थियों का राइट आंसर है, और इसमें भी कमेंट्स करने की आवश्यकता है, क्या सबको दिख रहा है। ये राष्ट्र और वर्ष का समय 365 दिन और 6 घंटे, कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है दोस्तों। आइए मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। कैलेंडर का निर्माण मैंने बता दिया कि इसमें साइंटिफिक रीजन क्या है, क्यों इसको भारत में शामिल किया गया,
इसका निर्माण दोस्तों पृथ्वी की गति के आधार पर किया गया। कितने प्रकार की गति होती है, घूर्णन का समय क्या है, परिक्रमण का समय क्या है, कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, इन सब बातों के बारे में हमने चर्चा कर ली। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लीजिएगा अभी आगे और कैलेंडर देखना जी, 3 पार्टों में हम इस कैलेंडर को कंप्लीट कर लेंगे। आज कैलेंडर का पहला दिन जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन और छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बहुत कम एग्जाम में पूछे, लेकिन कोई नहीं, जो भी जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा मैं साथ के साथ ये भी बता रहा हूं। जो मैंने पूछा था कैलेंडर का पहला दिन रेलवे एसएससी में पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताया 56 काल के सन में पड़ा, आरबीएस 2007 में क्वेश्चन पूछा गया। और तीसरा क्वेश्चन ये ग्रुप डी 2014 में पूछा था, कौन सा, कि सौर वर्ष का समय कितना। आइए दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं। जैसा कि अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये समझो कि ग्रेगोरी कैलेंडर का निर्माण कर रहा है और कैसे उसने कैलेंडर का निर्माण किया, कहां उसको समस्याएं आई, और समस्याएं जब तक इंसान के नहीं आती है तब तक वह सक्सेसफुल नहीं होता है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आदमी सबसे ज्यादा जो सीखता है ना, वो केवल ठुकराने से सीखता है। जितने ज्यादा अनुभव आएंगे उसको ठुकराने से ही आएंगे दोस्तों। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। 2 लाइन मुझे याद आ गई, इसमें सुना देता हूं आपको कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिरकर ए मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। आइए दोस्तों, अच्छे लगे हो तो एक बार यस लिखो, आप कमेंट्स में जल्दी लिखो, मैं देख रहा हूं। चलो आगे बढ़ूंगा, जिससे मैं आधा घंटे के लगभग हो चुका, थोड़ा जल्दी करो, लिखो एक बार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सभी लिखो कमेंट्स में जी। आइए तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया अब ग्रेगोरी को कहां समस्याएं आई, कहां वो ठुकराया और कैसे कैलेंडर का निर्माण करते गया। देखना उसके ठुकराने से क्या वो सीखा और कैसे वो आगे बढ़ता गया। देखना, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, अभी मैंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है सब, और पहला जो चक्कर लगाया उसने क्या, कितने दिन में लगाया, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड में। इसको ग्रेगोरी और उसकी पूरी टीम ने लगभग, मैं क्या नाम बोला, 365 दिन और कितने घंटे, 6 घंटे का नाम। ठीक है साहब, पहली साल कंप्लीट हो गई, 1 साल कंप्लीट। अब पहली साल जब कंप्लीट हुई, पृथ्वी ने सूर्य के चक्कर लगाया तो टाइम कितना लिया, 365 दिन और 6 घंटे। लेकिन साहब उसकी टीम के जो सदस्य थे, या ग्रेगोरी मानो आप, उसने इस 6 घंटे को शामिल नहीं किया, और पहले साल केवल कितने दिन शामिल किए, 365 दिन। आप ही नॉर्मली ये 6 रुपया खुला बच गया, इनको काय करूंगा, तो उसने हटा दिया इनको, केवल 365 दिन ही शामिल किया पहली साल। दूसरी साल वही फिर पृथ्वी चक्कर लगाएगी, उसको तो वही टाइम लगेगा जो लगता है 365 दिन और 6 घंटे। दूसरी साल में उसने 6 घंटे पर ध्यान नहीं दिया, और दूसरी साल भी उसने कितने दिन माने, 365 दिन ही माने। कार्यक्रम चलता रहा दोस्तों, फिर वही तीसरी साल हुई, 365 दिन और 6 घंटे पृथ्वी को चक्कर लगाने में लगे। लेकिन तीसरी साल में उसने ध्यान नहीं दिया, इन 6 घंटा को इनको हटा दिया, और तीसरी साल में उसने 365 दिन ही माने। चौथी साल फिर पृथ्वी आती है साहब, फिर चक्कर लगाती है सूर्य के, 365 दिन और 6 घंटे का टाइम फिर लेती है। ये 4 साल कंप्लीट, और दोस्तों फिर चौथी साल में उसने ये शामिल नहीं किया। लेकिन ये 6-6 घंटे मिलकर आप देखो, आप बोलो 6 को 24 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, तो फिर एक दिन का निर्माण हो गया। 6 को 24 घंटे हो गए, और 24 घंटे का मतलब आप सभी जानते हो, 24 घंटे का मतलब क्या है, एक दिन। फिर उसका दिमाग खराब, उसने सोचा कि अब करे तो क्या करे, अब करे तो क्या करे, इस एक दिन को कहां शामिल करे। भाई आपने शुरुआत में चलो ठीक है 365 मान लिया, 365 300, चौथी साल में जाकर 24 घंटे हो गए, 6-6 घंटे जब उसने शामिल नहीं किए। तो ये चौथी साल में 24 घंटे हो गए। कितने साल में हुआ दोस्तों, हर 4 साल में, 4 साल में ही तो हुआ है। तो चौथी साल में
उसने क्या किया कि 365 की जगह पे 366 दिन मान लिए। ये आप लोग ये कहोगे सर चौथी साल में क्यों माना, क्योंकि चौथी साल में हुआ 6 को 24 घंटे, तीसरी साल में तो 18 घंटे ही हुए, इसलिए चौथी साल में उसने 366, कौन ने ग्रेगरी और उसकी पूरी टीम ने चौथी साल में 365 की जगह 366 दिन माने और इसका नाम लीप वर्ष रखा। और इन तीनों वर्षों का नाम उसने रखा साधारण वर्ष। इसका नाम लीप वर्ष और इसको अधिवर्ष के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों फिर कार्यक्रम चलता रहा। देखना मैं बिल्कुल बेसिक बात से जोड़ना चाहता हूं आपको। इन तीनों वर्षों का नाम उसने क्या रखा, इन तीनों वर्षों का नाम उसने रखा साधारण वर्ष। ये चौथी साल 6 को 24 घंटे हुआ, एक दिन अलग से बन गया और एक दिन अलग से बन गया तो 365 की जगह 366 दिन माने और इसका नाम क्या रखा, लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष। इसमें फरवरी कितने दिन की, 29 दिन की। इसमें फरवरी कितने दिन की दोस्तों, 29 फरवरी आएगी। इसमें केवल 28 फरवरी आएगी क्योंकि फरवरी में 28 दिन ही माने। आगे बढ़ते हैं साहब और आगे बढ़ते हैं। 5वीं साल वही 365 दिन और 6 घंटे, फिर 6 घंटा को शामिल नहीं किया। फिर आगे भी यही घटना, 365 दिन 6 घंटे, फिर 6 घंटा को शामिल नहीं किया। 365 दिन और 6 घंटे फिर शामिल नहीं किया। चौथी साल 8वीं साल मतलब 6 को 24, ये 6 को 24 घंटे हो गए, एक दिन अलग से बन गया। इस एक दिन को इसमें 365 की जगह क्या बोला, 366 दिन और इसका नाम क्या रखा, लीप वर्ष। अब आप एक बात समझ रहे होंगे और वो क्या बात समझ रहे हो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि हर 4 साल में 24 घंटे होते रहे और एक दिन का निर्माण होते रहा। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आज जैसे ही 4 साल आई, पहले तो चौथी साल, 8वीं साल, 12वीं साल, 16वीं साल, 20वीं साल, इन सब में हर 4 साल के बाद में लीप वर्ष आता गया। भाई 6 को 24 घंटे होते रहे तो ये कार्यक्रम चलता रहा। मैंने क्या कहा, शुरुआत में वो कम ठुकराया, चौथी साल में ठुकराया करके आगे चलता रहा भाई साहब। 24, 28, 32, आगे देखना तो 36, 40, 44, ये सब लीप वर्ष है। ये 4-4 साल के अंतराल पर आते गए। आगे चल के ये बात बहुत काम आएगी कि लीप वर्ष कितने साल के बाद में आता है, 4 साल बाद में। आप लोग ये बोलोगे कि लीप वर्ष कितने साल बाद में आता है दोस्तों, 4 साल बाद में। 4 साल में तो 6 को 24 घंटे हुए। आगे देखना, ये मैंने यहाँ लिख दिया 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72। आगे देखना दोस्तों 76, 80, 84, 88, 92 और 96। आप सब यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे क्योंकि 4-4 साल का अंतराल आ रहा है। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ दोस्तों, सभी ध्यान से सुनना कि लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल बाद में आता है। लेकिन अब आगे कंट्रोल योर माइंड एंड कंट्रोल योर लैंग्वेज, इस जगह पर थोड़ा सा गौर करना। 96 साल तक उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बात को मैं यहाँ पे डिलीट मार रहा हूँ, इसको थोड़ा सा कोशिश करना बात को समझने की और ओरिजिनल बात तक मैं बात पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए इतना संघर्ष कर रहा हूँ दोस्तों। 96 तक 4-4 साल बाद में लीप वर्ष आता गया। सन 97 में आप लोग कहोगे 365 दिन 6 घंटे, बिल्कुल राइट है दोस्तों। इसमें 6 घंटे को शामिल नहीं किया, मतलब 365 दिन ही शामिल किया तो साधारण वर्ष। सन 98 में पृथ्वी चक्कर लगाएगी, वो तो समय तो वही लेगी 365 दिन 6 घंटे। अब ये 99 वही 365 दिन और 6 घंटे। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाने में तो वही समय लेगी। सन 100 365 दिन और 6 घंटे। दोस्तों 6 को 24 घंटे, 24 घंटे का मतलब क्या हो गया, एक दिन। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सन 100 आपके अकॉर्डिंग 365 की जगह क्या होना चाहिए, 366, लेकिन गलत है दोस्तों। 366 राइट आंसर 365 की है। सर ये क्या कर रहे हो आप, अभी आपने तो बोला था चौथी साल में जाकर तो 366 हो जाएगा और इतने सारे उदाहरण आप लोगों ने समझाए। सर आपने अभी तो समझाया था कि ये इतने सारे उदाहरण आप लोगों ने समझाए और इसमें जाकर आप लोग मना कर दिया। हम किस किस की बात माने, क्या क्या याद रखें दोस्तों। कोशिश करना बात को समझने की और इसी बात को समझाने के लिए मैं ये आपके 10 मिनट बेकार किए ताकि कभी कोई बात भी चल जाए, कभी कोई बात भी आए तो आप लोग तर्क सहित उत्तर दे सको।
दोस्तों पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में एक्यूरेट टाइम देखो आप, एक्यूरेट टाइम 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45 मिनट 51 सेकंड का। और आप लोग 5 घंटे 48 मिनट ये देखो आप, इसको आप लोग हर बार क्या बोल रहे हो 6 घंटे, लगभग 11 मिनट और कुछ सेकंड ज्यादा ले लो हर साल। बताओ 6 को 24 घंटे हो जाएंगे क्या? ये तो 5 घंटे 48 मिनट 45 मिनट 51 सेकंड है, 11 मिनट और कुछ सेकंड आपने ज्यादा लिया है, मतलब 4 साल में 45 मिनट के लगभग आपने ज्यादा ले लिया। ये ज्यादा जो ले लिया ये 100 साल में जाकर एक दिन का निर्माण कर दिया साहब, 100 साल में। अब उसकी टीम ने और उसने जब निर्णय किया कि 100 साल में अपन ने एक दिन ज्यादा शामिल कर लिया, जो ये एक दिन है उस एक दिन से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये एक दिन जो एक्स्ट्रा बढ़ा 624 ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कौन से? कि आप हर साल 5 घंटे 48 मिनट 45 मिनट 51 सेकंड की जगह 6 घंटे ले लो, मतलब हर साल 11 मिनट और कुछ सेकंड ज्यादा ले रहे हैं। ये 100 साल में मिलकर एक दिन का निर्माण कर लेगी, और एक दिन ज्यादा ले लिया इसका मतलब ये एक दिन इस एक दिन से कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसमें भी आपको 365 दिन ही मानने पड़ेंगे। सर ये तो बात को खंडन हो गया, आपने तो अभी तो बोला था हर 4 साल बाद में, 96 के बाद में, 100 में तो भाई साहब लीप वर्ष आनी चाहिए। नहीं दोस्तों, अब इसको कैसे याद करना ये मैं आपको बता देता हूँ। बस केवल इस बात को याद कैसे करना मैंने समझा दिया। कभी आप लोग बोलो कि सन 100 लीप वर्ष क्यों नहीं है, साधारण वर्ष कैसे है, तो मैंने ये कारण आपको बता दिया कि दोस्तों एक्चुअल में टाइम जो है ना वो 5 घंटे 48 मिनट 45 मिनट 51 सेकंड का है, जिसको आप लोग हर साल 6 घंटे मान रहे हो, 11 मिनट को सेकंड ज्यादा मान रहे हो, ये एक दिन ज्यादा मान रहे हो, ये एक दिन इस एक दिन से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें भी 365 दिन ही रहेंगे। अब आपको याद कैसे करना है, एग्जाम तक कैसे पहुंचना है, ये तो हो गई बहुत डिटेल की बात। अब आपको एग्जाम में कैसे याद करना ये बात मैं आपको बता देता हूं। देखो दोस्तों, एग्जाम तक अब आपको एज ए स्टूडेंट क्या बात याद रखनी है उस बात के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये तो मैंने कभी कभार ऐसी कोई बात हो जाए कर जाए, कहीं आपसे कोई पूछे करे तो इसके लिए इतना डिटेल में गया था, बाकी आप लोगों को नहीं जाना दोस्तों, नहीं ऐसा कभी नहीं करना। और आपसे पूछने की हिम्मत किसकी है यार, मजाल किसकी जो छिड़े देने को, गर्दिश में तो गीदड़ भी गिर लेता है सिरे को। लीजिएगा साहब मैं आगे बढ़ता हूं, देख लो अब आपको क्या बात याद रखनी है। देखो साहब दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखनी है साधारण वर्ष, इसके बाद में लीप वर्ष, और लीप वर्ष का भी दूसरा नाम क्या बताया मैंने आपको, अधिवर्ष। इन सब बातों से पहले आपको एक बात याद करनी है, शताब्दी वर्ष। सबसे पहले आपको ये बात याद करनी है शताब्दी वर्ष कौन सा है, फिर साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप बताओ शताब्दी किसे कहते हैं। शताब्दी का संधि चित्रों शत प्लस अब अव्यय होता है वर्ष, 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं दोस्तों। कितने वर्षों के समूह को? 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं। मैं आपसे कहूं शताब्दी वर्ष कौन सा है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, ये सब शताब्दी वर्ष है दोस्तों। शताब्दी वर्ष है कि नहीं है, 100 का है तो अंतराल है, और कोई शताब्दी वर्ष है कि नहीं है पीछे डबल जीरो चेक कर दो। तुम ये कहोगे सर इसमें तो 3 जीरो आ गई, मैंने क्या कहा 3 नहीं 10 आ जाए ना, आपको तो 2 जीरो चेक करनी है, पीछे 2 जीरो आनी चाहिए। दाएं की तरफ इधर की तरफ यूनिट डिजिट की तरफ 2 जीरो आनी चाहिए, वो शताब्दी वर्ष है। आप उम्मीद करता हूं दोस्तों बिल्कुल इजी वे में 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं, और देखने का तरीका क्या रहेगा, जिसके अंत में कम से कम 2 जीरो आ जाए क्या कहलाएगा, शताब्दी वर्ष। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष किसे कहते हैं, और आपको कैसे जांच करनी है, और एग्जाम क्वेश्चन कैसे आएंगे उसका आंसर कैसे देना है। देखो दोस्तों
शताब्दी वर्ष आप सब समझ ही गए होंगे, वे सभी वर्ष जिसके अंत में कम से कम 2 जीरो आए, डबल शून्य आए, शताब्दी वर्ष कहलाता है। साधारण वर्ष की परिभाषा सुनो, शताब्दी वर्ष को छोड़कर, शताब्दी वर्ष को छोड़कर, शताब्दी वर्ष पे ध्यान नहीं देना है आपको, शताब्दी वर्ष पे तो बिल्कुल ध्यान देना ही नहीं है, इसके बारे में तो अपन स्पेशली लिखेंगे नीचे। शताब्दी वर्ष को छोड़कर वे सभी वर्ष जिनमें 4 का भाग नहीं जाए, जिसमें 4 का भाग नहीं जाए, जो 4 से विभक्त नहीं हो, कौन सा वर्ष कहलाता है दोस्तों? साधारण वर्ष कहलाता है। इसमें टोटल दिन रहते हैं दोस्तों 365 दिन, फरवरी में 28 दिन माने जाते हैं। एक बार पुनः डेफिनेशन में क्लियर कर रहा हूं, साधारण वर्ष शताब्दी वर्ष को छोड़कर वे सभी वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाए, साधारण वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष क्या होगा दोस्तों? लीप वर्ष की भी परिभाषा वही चीज बोलेंगे अपन, शताब्दी वर्ष को छोड़कर, शताब्दी वर्ष को छोड़कर, इस पे तो ध्यान देना ही नहीं है, शताब्दी पे तो ध्यान देना ही नहीं है, शताब्दी के लिए तो स्पेशली मैं नीचे लाइन लिख रहा हूं, शताब्दी वर्ष को छोड़कर वे सभी वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए, मतलब 4 से विभक्त हो जाए, यदि 4 से विभक्त हो जाए तो वह कौन सा वर्ष कहलाएगा? बोलो, लीप वर्ष, लीप वर्ष कहलाता है। और इसके जस्ट बाद में, अच्छा, लीप वर्ष में टोटल दिनों की संख्या जो रहती है वो रहती है दोस्तों 366 दिन, इसमें फरवरी 29 दिनों की मानी जाती है। अब ये आप बार बार में ये लिखो शताब्दी वर्ष को छोड़कर, शताब्दी वर्ष को छोड़कर, तो इसकी भी बात अपन लिख लेते हैं, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है साधारण वर्ष, तो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है साधारण वर्ष, इसकी जांच करने के लिए 400 का भाग लगाते हैं। शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है साधारण वर्ष, इस बात की जांच करने के लिए किसका भाग लगाते हैं दोस्तों? 400 का भाग लगाते हैं। यदि 400 का भाग चले गया तो वह लीप वर्ष है, और 400 का भाग नहीं गया तो वो साधारण वर्ष है। दोबारा से मैं तीनों बातों को स्पष्ट कर रहा हूं। 2 क्वेश्चन यदि आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान पुलिस में पूछे हुए 2 सवाल मैं आपको लिखा हूं, बहुत प्यारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं दोस्तों, 2 क्वेश्चन, लेकिन आप ये 3 बातों को सुनोगे, दोनों क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे आपको, मेरी गारंटी आप लोग प्लीज, लेकिन दोनों क्वेश्चनों को थोड़ा सा, ये तीनों बातों को थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझो। इन्हीं से 2 क्वेश्चन निकलने वाले, बहुत प्यारे क्वेश्चन निकल के आएंगे, देखना। साधारण वर्ष की बात में चर्चा कर रहा हूं, तो आप क्या बात बोलोगे दोस्तों? शताब्दी वर्ष को छोड़कर, शताब्दी वर्ष पर गौर नहीं करना है, शताब्दी वर्ष के अलावा सभी वर्षों में 4 का भाग लगा के देखेंगे, यदि भाग नहीं जाएगा तो वह कौन सा वर्ष कहलाएगा? साधारण वर्ष कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में भी लिख देता हूं, दोनों के उदाहरण लिख देता हूं, इसके भी उदाहरण लिख देता हूं, इसके भी उदाहरण लिख देता हूं। ये आरपी में राजस्थान पुलिस में क्या क्वेश्चन आया, ये बात बता रहा हूं। मैंने यहां लिख दिया 1735। अब 4 की भाजकता का नियम आप जानते हो कि लास्ट के 2 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए? 4 का, तो लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो ये कौन सा वर्ष कहलाएगा? साधारण वर्ष। यदि 4 का भाग चले गया तो ये लीप वर्ष होता, लेकिन इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये साधारण वर्ष है। मैंने ये लिखा 1919 लिख दिया, 1919 में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो कौन सा वर्ष है? बोलो, साधारण वर्ष है। मैंने ये लिख दिया 1808, 1807, ये सब साधारण वर्ष है। इसलिए साधारण वर्ष है क्योंकि इनमें किसी में भी 4 का भाग नहीं जा रहा है। लीप वर्ष की बात मैं करता हूं तो 1736 4 का भाग जा रहा है, इसलिए लीप वर्ष है। 2020 लीप वर्ष है, 4 का भाग जा रहा है। 1900 मैंने लिख दिया 80, 4 का भाग जा रहा है, इसलिए लीप वर्ष है। अब बात आ रही है शताब्दी वर्ष की, तो दोस्तों शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं है, इस बात की जांच करने के लिए 4 का नहीं 400 का भाग लगाते हैं पहली बार। यदि 400 का भाग गया तो वह लीप वर्ष कहलाएगी, वह शताब्दी लीप शताब्दी कहलाएगी, और यदि 400 का भाग नहीं गया तो वह लीप वर्ष है, वो कौन सा वर्ष कहलाएगा? साधारण वर्ष। 2 क्वेश्चनों के साथ आपको जोड़ना चाहता हूं दोस्तों। निम्न में से बेमेल छांटिए,
निम्न में से बेमेल छांटिए। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, दोनों में बेमेल छांटना। चार ऑप्शन लिख रहा हूँ, आप सबको जवाब देने कमेंट्स में मैं देखना चाहता हूँ किन किन के जवाब राइट आते हैं दोस्तों। सभी विद्यार्थी इधर ध्यान देना। मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन लिख रहा हूँ 1735, 1875, 1919, 2008। ए ऑप्शन में लिख दिया मैंने 1600, 1700, 1800, 1900। दोस्तों दो क्वेश्चन लिखे मैंने, दोनों क्वेश्चनों में से बेमेल आपको बताना है, भिन्न आपको बताना, अलग कौन सा है उस पद का चयन करना है। किस किस के जवाब आते हैं, दोनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखें आप सब। जी हाँ दोस्तों, दोनों के आंसर राइट है। इसमें आंसर ये आ जाएगा और इसमें आंसर ये आएगा। काफी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। कैसे है दोस्तों, इसमें 4 का भाग दे रहा है, इसमें 4 का ही लगाऊंगा क्योंकि ये सब कोई सा भी इनमें से शताब्दी वर्ष नहीं है। जो शताब्दी वर्ष नहीं है उसमें 4 का ही भाग लगाया जाता है। इसमें 4 का भाग दे रहा है तो ये लीप वर्ष है, बाकी की तीनों साधारण वर्ष है। दोस्तों ये सभी शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष की जांच करने के लिए 4 का नहीं 400 का भाग लगाया जाता है। तो दोस्तों इसमें 400 का भाग पूरा पूरा दे रहा है। ये लीप वर्ष है, बाकी ये सब तीनों साधारण वर्ष है। आइए दोस्तों चर्चा करता हूं मैं इन्हीं के बारे में और आगे बढ़ लेके चलता हूं। आपको समझ गए होंगे कि साधारण वर्ष, लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष। दोस्तों हर 4 साल बाद में लीप वर्ष आता है, लेकिन कभी कभार अपवाद स्वरूप जब बीच में ऐसी शताब्दी आ जाए जिसमें 400 का भाग नहीं जाए तो फिर अंतराल 8 साल का भी बढ़ जाता है। देखना मैं इससे रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूं, सुनिएगा। मैंने जो बात बोली है इसको रिपीट कर रहा हूं दोस्तों कि लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल बाद में आता है। मैक्सिमम ऐसा ही होता है, लेकिन कभी कभार जब बीच में ऐसी शताब्दी आ जाए जिसमें 400 का भाग नहीं जाए तब जाकर अंतराल 8 साल का हो जाता है। अधिकांशतः 4 साल का ही होता है, लेकिन जब ऐसी शताब्दी आ जाए जिसमें 400 का भाग नहीं जा रहा है तो फिर अंतराल 8 साल का भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, 1-2 क्वेश्चनों के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। लीजिएगा दोस्तों, देखना सभी विद्यार्थी को कोशिश करना। एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक व्यक्ति अपना चौथा जन्मदिन चौथा जन्मदिन 29 फरवरी 2008 को मनाता है। बताइए वह कब पैदा हुआ। बहुत लकी इंसान होगा यार दोस्तों, जिसका जन्म 29 फरवरी को हुआ है, बहुत लकी है। 4 साल में एक बार जन्मदिन मनाओ, कितने शानदार तरीके से मनाता होगा यार। 4 साल का खर्चा 1 साल में, बड़ा मजा आता। अच्छा एक और बात मुझे याद आ गई, हालांकि वो रीजनिंग की नहीं है, मैं आपको जांच करना चाहता हूँ कितने विद्यार्थी नॉलेज भी रखते हैं, जीके का भी नॉलेज कितने लोगों को है, जल्दी बताओ कमेंट्स में, मैं देख रहा हूँ। ऐसा भारत का कौन सा प्रधानमंत्री है जिसका जन्मदिन भी 29 फरवरी को आता है और आप सब जानते होंगे उनको, जल्दी बताइए। शाबाश, इसका आंसर पहले आता है, जल्दी बताएं। ये वाह, मोरारजी देसाई। और करेक्ट आंसर दोस्तों, आप जीत चुके 1 करोड़ रुपए। 29 फरवरी को मोरारजी देसाई का जन्मदिन आता है दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनका जन्मदिन 4 साल में एक बार ही मनाया करते थे, 29 फरवरी। आइए दोस्तों, एक व्यक्ति अपना चौथा जन्मदिन, 4th जन्मदिन मनाता है।
29 फरवरी 2008 को मनाता है। दोस्तों आप एक बात बताओ, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरा जन्म 1 जनवरी 1990 को हुआ, ये तो मेरा जन्म हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं 1 जनवरी सन 1901 को मैं जन्मदिन कौन सा मनाऊंगा? मैं तो क्या मनाऊंगा, घर वाले मनाएंगे, 1 साल का भी कोई जन्मदिन मनाता है क्या? तो पहला जन्मदिन मनाऊंगा। आप समझना इस बात को मैं इससे कैसे जोड़ता हूं, देखना। 4th जन्मदिन 29 फरवरी 2008 को, 3rd जन्मदिन 4 साल पहले, 29 फरवरी तो आती नहीं है, हर साल तो आती नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 2004, ठीक है सर। 2nd जन्मदिन 29 फरवरी, आप लोग बोलोगे सर 4 साल पहले, 4 साल पहले बोलोगे तो क्या आएगा 2000 जो आया तो इसमें चेक करना है आपको। क्या चेक करना है कि 2000 में 400 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा। यदि 400 का भाग नहीं जा रहा तो ये तो भाई साधारण वर्ष हो जाता, लेकिन दोस्तों इस जगह तो भाग जा रहा है, 400 का भाग जा रहा है, तो ये तो लीप वर्ष ही है, इसका मतलब सही है। इससे 4 साल पहले माना कि इस जगह पे कोई ऐसी संख्या आ जाती जिसमें 400 का भाग नहीं जाता तो ये साधारण वर्ष होता, तो फिर अंतराल 8 साल का हो जाता। मैंने जो अभी बात बताई थोड़ी देर पहले वो अब काम आ रही है आपके, क्या कि लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल बाद में आता है, लेकिन कभी कभार जब बीच में ऐसी शताब्दी आ जाए जिसमें 400 का भाग नहीं जाए तब अंतराल 8 साल का भी हो जाता है। ये तो ऐसी शताब्दी आई जिसमें 400 का भाग जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1st जन्मदिन कब मनाया होगा? 29 फरवरी 1996 को। और जन्म कब हुआ होगा उसका, पैदा कब हुआ होगा? 29 फरवरी 1992। इस करेक्ट आंसर जिसके भी आंसर 1992 आ रहे हैं दोस्तों 100% राइट आंसर। तो दोस्तों लीजिएगा, आप में से कौन बताएगा ये क्वेश्चन आपके समझ में आया कि नहीं आया, मुझे नहीं मालूम। यदि आपका ये जवाब आ जाता है, इस क्वेश्चन का जवाब आ जाता है तो 100% आपके समझ में आया। देखना दोस्तों, तरुण अपना तीसरा जन्मदिन, अपना 3rd जन्मदिन 29 फरवरी 1904 को मनाता है। बताइए वह कब पैदा हुआ? बताइए वह कब पैदा हुआ? ये मैं 4 ऑप्शन भी नहीं लिखूंगा, आप खुद ही बता दो ये बस। जल्दी कमेंट्स लिखेंगे दोस्तों। तरुण अपना तीसरा जन्मदिन 29 फरवरी 1904 को मनाता है, तो बताइए वह कब पैदा हुआ? आपके समझ में आ रहा है तो राइट आंसर आना चाहिए। दोस्तों इतना टाइम क्यों लगाते हो आप लोग यार, ये भी कोई बात हुई क्या? आप लोग इतना इजी सवाल ले लीजिएगा साहब। 3rd जन्मदिन 29 फरवरी 1904, 2nd जन्मदिन 4 साल पहले 29 फरवरी। आप बोलोगे 1900, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना ये शताब्दी आ गई, शताब्दी में 400 का भाग जाना चाहिए तभी 29 फरवरी आएगी, और इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब अंतराल 8 साल का हो जाएगा, ये 1896 हो जाएंगे दोस्तों। 1st जन्मदिन 29 फरवरी 1992, ये जन्म कब हुआ? तो 29 फरवरी 4 साल पहले 1888। जिसका आंसर 1888 आ रहा है 100% राइट आंसर है दोस्तों। एक बार पुनः रिपीट करना चाहता हूँ, गौर करना। तरुण अपना तीसरा जन्मदिन 29 फरवरी 1904 को मनाता है, बताइए वह कब पैदा हुआ? तो दोस्तों याद करो आप, 3rd जन्मदिन 29 फरवरी 1904 को। 2nd जन्मदिन इसी जगह पर समझने की बात है बस। 2nd जन्मदिन दोस्तों 4 साल पहले, 4 साल पहले का मतलब 29 फरवरी 1900 को चेक करना है आपको। क्यों चेक करना है? क्योंकि 1900 आपके सामने क्या आ गई, शताब्दी आ गई, और शताब्दी में 400 का भाग जाना चाहिए तभी 29 आएगी तारीख। फरवरी में 29 दिन तभी तो होंगे,
तो दोस्तों आप लोग क्या बताओगे कि 1900 में तो 400 का भाग जा ही नहीं लिया, जा ही नहीं लिया, तो कितने साल का अंतराल हो जाएगा? 8 साल का, या 1896 हो जाएंगे। ये फर्स्ट जन्मदिन 29 फरवरी 18, ये सॉरी मैंने इस जगह पे ये 1900 कर दिया दोस्तों, 1800 आया 4 साल पहले, फिर 4 साल पहले इसमें से 4 घटा दिया, तो जन्म उसका जो हुआ 29 फरवरी 1888 को हुआ। दोस्तों आज समय हो चुका है, मैं कल के लिए आपको पहले ही स्पष्ट लिख देता हूँ बिंदु, ताकि आप लोग सब पढ़ के बैठना। और हम कल रीजनिंग का सेकंड पार्ट, ये कैलेंडर का सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जिसमें आपको विषम दिन, ऑब्लिक अतिरिक्त दिन, इंग्लिश में बोलते हैं ऑड डे, इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ ही किसी भी दिनांक का वार ज्ञात करना, ये भी आपको सिखाएंगे। ये 2 चैप्टरों के बारे में थर्ड वीडियो में हम कंप्लीटली हल कर देंगे। आइए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आए कैलेंडर, पूरे प्रयास और मनोयोग से आप लोगों को पढ़ाया है। दोस्तों सभी विद्यार्थी यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। दोस्तों प्यारे साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा जो यूट्यूब चैनल बन रहा है वो वीएन सर मैथ्स के नाम से है, यही मेरा यूट्यूब चैनल है और यही मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से दोनों बना रखे हैं। आपको यदि ये दोबारा देखनी है वीडियो तो आप यहाँ जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन में आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच, आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार कि आपने पढ़ाई को इतना महत्व दे रखा है, और उसी सुविधा के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। राम राम सर।